सास ससुर की एनिवर्सरी पर अमीर गरीब बहू की ड्रेस। बहू, सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं बनी है? अरे ओ बहू रानी, कहाँ हो? मर गई क्या? चाय मिलेगी या नहीं? तभी दादी सास बोलती है, थोड़ा धीरज रख बहू, प्रज्ञा पूजा कर रही होगी। अब क्या जल्दी जल्दी जलती हुई चाय तेरे मुंह में रख दे? हाँ, सुबह से चाय का इंतजार कर रही हूँ, चाय तो मिली नहीं। पक्षधर सुनाने आ गए। आप तो बस उसी का पक्ष लेती हैं। इससे पहले कि सास की बहसबाजी बढ़ती, प्रज्ञा जल्दी से चाय लेकर आ जाती है। दादी जी चाय लीजिए, पापा जी आपकी चाय, मम्मी जी आपकी चाय। चाय मांगी तो केवल चाय ही मिली। तभी दादी बोलती है, तो क्या सुबह सुबह 56 भोग खाओगी? सास की बात से सुनीता जी का मुंह बंद हो जाता है। तभी एक दिन प्रज्ञा बाजार में कुछ सामान लेने जाती है तो उसे एक साड़ी बहुत पसंद आती है। अपने पति से बोलती है, अजी देखो ना वो साड़ी कितनी सुंदर है, माँ के लिए ले लूँ क्या? वो बोलता है, अभी पैसे नहीं हैं, तुम्हें तो पता है मैं कितना लिमिटेड कमाता हूँ, कोई ना मैंने सिलाई करके कुछ पैसे जमा किए हैं। दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। भैया जी यह साड़ी कैसी है? तभी दुकानदार बोलता है, ओनली 2000 मैम। 2000 बहुत ज़्यादा है प्रज्ञा। माँ जी कब से साड़ी साड़ी बोल रही थी, उनके पास ढंग की साड़ी भी नहीं है, ले लीजिए ना। ठीक है प्रज्ञा अपने पास से 2000 निकाल कर शॉपिंग कर लेती है और सास के लिए साड़ी खरीद लेती है। वहीं घर पर जब प्रज्ञा सास को साड़ी देती है तब, हाँ यह भी कोई साड़ी है, पक्का यह गरीब की कहीं फुटपाथ से उठाकर लाई होगी। देख लो अम्मा जी आपकी लाडली बहू कैसी साड़ी लाई है। तभी उसकी दादी बोलती है, इतनी बढ़िया साड़ी है, महंगी भी लग रही है, तुझे तो नुक्स निकालने का बहाना ही चाहिए। हाँ अम्मा जी, यह आपकी पसंद की बहू है ना, प्रज्ञा आपकी चहेती है, इसीलिए आप इसकी हमेशा साइड लेंगी। आंखों से देखकर भी समझ नहीं आता। देखना मैं अपने शुभम की शादी कितनी अमीर लड़की से करूँगी, तब देखना मेरी बहू की पसंद कैसे बढ़िया कपड़े लेकर आएगी। तभी दादी बोलती है, ठीक है बेटा, जिंदा रहूँगी तो देख ही लूँगी बहू की कितनी बढ़िया पसंद थी। बहू लाती है तू, प्रज्ञा सही करे या गलत, सास सुनाती हमेशा रहती है। हमेशा बड़ी बहू प्रज्ञा ही गलत लगती थी, केवल इसलिए क्योंकि वो गरीब घर की थी। एक दिन, अरे ओ मेरे छोटे नटखट पोते, कब करेगा तू शादी? दादी बोलती है, कर ले बेटा ब्याह, वरना मैं कहीं मर जाऊंगी तो तेरी शादी के लिए आत्मा मेरी भटकेगी। तभी पोता बोलता है, अरे दादी आपकी बहुत लंबी उम्र है, आप चिंता मत करो, और वैसे भी अब ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैंने लड़की देख ली है। शुभम की बात सुनते ही सुनीता जी का दिमाग घड़ी की सुइयों से तेज काम करने लगता है। तभी बोलती है, कौन है वो चुड़ैल? तभी उसकी बेटी बोलती है, कूल डाउन माँ, वो परी भी तो हो सकती है। अच्छा तो तुझे भी इसके बारे में पता है? बस मुझे ही नहीं पता है, बता जल्दी कौन है बेटा, अपने जात बिरादरी की है ना? तभी उसकी दादी बोलती है, जात बिरादरी को गोली मार, पहले यह बता कि कोई गरीब फटीचर तो नहीं है, उसी से प्यार कर बैठा है तू? नहीं माँ, 10 गुना ज़्यादा रईस खानदान की वो लड़की है। गोयल्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, गोयल्स की इकलौती बेटी का नाम सुनकर ही सुनी बर्ताव नॉर्मल हो गया। फिर तो बढ़िया है बेटा, अब आएगी मेरे पसंद की बहू। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार स्वरा के घर उसे देखने के लिए जाता है। मैं तो कभी अपनी बेटी की शादी अपने से नीचे खानदान में ना करूं, लेकिन अब हमारी स्वरा का जिस पे दिल आ गया है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? वरना हमें नहीं लगता कि आपका बेटा हमारी स्वरा को डिवर्स करता है, लेकिन मेरी स्वरा की खुशी में ही हमारी खुशी है। लड़की के माता पिता का घमंड शुभम और उसके परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन केवल शादी हो जाए इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्वरा और शुभम की शादी हो जाती है और स्वरा बहू बनकर शुभम के घर आ जाती है। दहेज में स्वरा ढेर सारा सामान लाई थी। यह देख सुनीता जी का मन ही मन फूली न समाती। नई बहू का गाजे बाजे के साथ ससुराल में स्वागत किया जाता है। वहीं एक कोने में खड़ी प्रज्ञा यह सब देख रही थी और उसे याद आ जाता है कि कैसे वह ससुराल आई थी। वो जब ससुराल आई थी तो सास ने आरती भी नहीं उतारी थी, वहीं दादी सास ने सब कुछ किया था। तभी उसकी ननद आती है और बोलती है, क्या सोच रही हो भाभी, अभी डांस नहीं करना है क्या? चलिए वहाँ पे डांस करते हैं, चलो भाई नाचते हैं। जिसके बाद किरण का प्रज्ञा ढोल के साथ पर नाचती है और फिर सुनीता जी नई बहू का गृह प्रवेश कराती हैं। ससुर जी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। स्वरा के घर आने के बाद स्वरा सबका पैर छूती है और मायके से आए हुए गिफ्ट को सबको
बांटने लगती है। दादी सास, आपके लिए चंदेरी कॉटन की साड़ी भेजी है माँ ने। सासू माँ, आपके लिए सिल्क की साड़ी और बड़ी जेठानी जी बनारसी साड़ी माँ ने आप के लिए भेजी है। ससुर जी, आपके लिए कुर्ता पैजामा और जेठ जी आपके लिए कोट पैंट भेजा है माँ ने। तभी उसकी सास बोलती है, काफ़ी महंगा होगा ना बहू। यह तो माँ जी, मैं सस्ती चीज़ों का शौक़ नहीं करने वाले ख़ानदान से हूँ। सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। खास आप लोगों के लिए गौरव झापड़ा से डिजाइनर करवाई गई है साड़ियाँ और बाकी कपड़े किरण टैग देखती है। हाँ सच में, इस पे तो गौरव झावड़ा का टैग लगा है। सभी अपना गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं स्वरा भी आराम करने चली जाती है। प्रज्ञा के कमरे में, नवीन जी, ये साड़ी गौरव झावड़ा की डिजाइन की हुई तो नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी लोकल शॉप से 500 रुपये में खरीदी गई है। सच कहूँ तो मुझे भी यही लग रहा था। कोट पैंट देखकर सेम फीलिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं कुछ बोला तो तुम जानती हो माँ विवाद करने लगेगी। जाने दो, रखा रहेगा। कौन सा हमें वो रोज़ पहनना है। वहीं दादी के कमरे में, दादी ये सूट देखो ना, कैसा पुराना सा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है गौरव झाबड़ा से स्पेशली भाभी ने डिजाइन करवाया है। किरण बेटा, लग तो मुझे भी नहीं रहा है, लेकिन तेरी नई भाभी लाई है, कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं स्वराज दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए, हाँ माँ, यार सच में ये लोग तो बड़े बेवकूफ़ हैं। हमने 500 से 1000 के कपड़े को गौरव झाबड़ा की दुकान का 1 पीस बोलकर इन्हें चिपका दिया और टैग अपने कपड़ों को चिपका दिए। बेटा, तेरे ससुराल वाले गरीब हैं ना, इसलिए जो अमीर घर से मिलेगा वही रख लेंगे, और हम थोड़े ना उन पे इतना खर्च करने वाले हैं। और नहीं तो क्या माँ, जो है मेरे और शुभम के लिए होगा, फैमिली की देने की ज़रूरत नहीं है। चलो माँ, रखती हूँ, शुभम आ रहा है। शायद थोड़ी देर में शुभम कमरे में आता है, फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह 8 बजे, लेकिन स्वरा का कोई अता पता नहीं चलता है। वहीं प्रज्ञा सबको नाश्ता पानी दे चुकी होती है। तभी दादी बोलती है, अरे ओ सुनीता बहू, कहाँ गई तुम्हारी लाडली बहू, आई नहीं अभी तक। नई बहू है माँ जी, थोड़ा सा आराम कर लेने दो अम्मा। हाँ हाँ, एक और नई बहू आई थी, सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक उसे आराम ही तो देती थी तू। तभी सुनीता अपने पति से बोलती है, अजी समझाओ ना अपनी अम्मा को, जब देखो तब मुझे बस ताने देती रहती हैं। अरे भाग्यवान, इतना तो चलता है, उसका पति बोलता है। इससे पहले कि सुनीता जी कुछ कहती, नई बहू तैयार होकर बाहर आई है। मेरी ग्रीन टी मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? बहू तू ग्रीन टी पीती है? बता देना था ना पहले ही। कोई नहीं बेटा, कल से तुझे डेली ग्रीन टी सुबह में पहुंच जाएगा। प्रज्ञा बहू, नाश्ता दे छोटी बहू को। प्रज्ञा सुनीता के लिए चाय और नाश्ता जूस लेकर आती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नई बहू ससुराल आने के बाद भी एक भी काम नहीं करती थी और प्रज्ञा बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। स्वरा को अपनी फ्रेंड्स पार्टी और शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। स्वरा जब अपनी सहेली से फ़ोन पे बात कर रही थी, हाँ पल्लवी बोलना, कैसी है तू? ठीक हूँ मैं यार, मेरी सास जब देखो तब जीना हराम किए रहती है। चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। 2 साल से झेल रही हूँ। पल्लवी स्वरा से बात करती है, जिससे उसका मन हल्का हो जाता है। वहीं अब स्वरा के मन में यह बात आती है कि सास को अपने फेवर में रखना है तो वह चुपड़ी रोटी लगा कर देनी होगी। सूखी ही सही, लेकिन उनको लगाना ही होगा। मैं उनका खूब ख्याल रखती हूँ। अब स्वरा सास पर इम्प्रेशन बनाए रखने के लिए तरीके खोजने लगती है। हालांकि सुनीता जी तो स्वरा से ऑलरेडी इम्प्रेस थी। एक दिन, अजी सारी की सारी पुरानी साड़ी हो गई है, एक नई दिला दो, शाम में किटी पार्टी में जाना है। अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं दे रहा है, काम कर रही हूँ। जो प्रज्ञा साड़ी दी है वही साड़ी तुम पहन लो। तो सुनीता बोलती है, बूढ़ी तो आपकी अम्मा हो गई हैं, फिर भी देखो कैसे रंग बिरंगे साड़ियाँ पहनती हैं। अरे भाग्यवान, चिड़चिड़ाती क्यों हो? काम कर रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा रोड हो गया था। बड़ी बहू ने साड़ी दी, वो पहन लो। वो साड़ी पहनूंगी तो मेरी सारी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाएंगी। तभी स्वरा कमरे में आती है। माँ जी, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। अब जल्दी से देखकर बताओ कैसी है। अरे बहू, तेरी लाई साड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो आंख बंद करके तेरी दिलाई साड़ी पहन सकती हूँ। यह इतनी सुंदर होगी कि पूरी किट्टी में सभी मुझे ही देखेंगे, देख लेना तुम। फिर सुनीता जी जल्दी से साड़ी बदल कर आती है। वाह माँ जी, बहू कितनी सुंदर साड़ी लाई हो तुम, देखो तो कितनी जच रही है मेरे ऊपर। मैंने इसे खास आपके लिए स्पेशल डिजाइनरों से डिज़ाइन करवाया है माँ जी, वो भी आपके लिए। हाँ मेरी प्यारी बहू, देखो जी मेरी स्वरा बहू मुझे कितना प्यार करती है।
सुनीता जी वही साड़ी पहनकर किटी पार्टी में चली जाती है जहाँ सारी औरतें अपने अपने गहने और साड़ियों की नुमाइश कर रही होती हैं। ये देखो, ये साड़ी हमने तब ली थी जब मैं और मेरे शर्मा जी क्रूज पर गए थे। अरे वाह, देखने में तो बढ़िया दिख रही है बहन जी आपकी साड़ी। और ये कलेक्शन कितने का लिया है और कहाँ से लिया है? ये तो हम दुबई गए थे तब इन्होंने दिलाया था, पूरे 9 लाख का है। बस 9 लाख का? सुनीता बोलती है, मेरी ये साड़ी देखो 15 लाख की है। मेरी बहू ने डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाई है। हाँ हाँ, आपकी बहू तो मित्तल की इकलौती बेटी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी साड़ी मैंने और भी जगह देखी है, उसकी सहेली बोलती है। सुनीता बोलती है कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, आजकल हर चीज़ की कॉपी हो रही है, इसे भी किसी लोकल वेंडर ने कॉपी कर दिया होगा। सुनीता की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियाँ उसकी साड़ी देखने लगती हैं। कपड़ा तो नॉर्मल ही है साड़ी, लेकिन टैग तो रियल है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, इनकी बहू तो अमीर है बहुत। हमारी बहू भी ऐसी होती तो क्या बात होती। इसी तरह सभी के लिए पार्टी करते हुए अपने कपड़े गहनों की नुमाइश करती हैं, जहाँ सुनीता जी सिर्फ ब्राइडल टैग की वजह से महफिल जीत लेती हैं और खुशी से घर आती है। क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रही हो, उसकी बेटी बोलती है। हट, मेरी बहू कहाँ है, उससे मिलने दे हमें, कभी बड़ी बहू से भी मिल लिया करो। माँ, अब तो अपनी जोरू के पीछे ही बोलेगा ना। बेटा, तेरी बीवी छोटी बहू जैसी होती तो मैं तो पैर धोकर पीती। बोलना तो बहुत कम है, लेकिन वैसी है नहीं वो। सुनीता जी बड़े बेटे बहू को ताना देकर सीधे स्वरा के कमरे में घुस जाती है, जहाँ स्वरा अपनी माँ से ससुराल की चुगली कर रही थी, लेकिन सास के आते ही फ़ोन रख देती है। माँ जी, आप यहाँ कैसे? थैंक यू बेटा, तूने इतनी प्यारी साड़ी दी। पता है आज किटी में मोहल्ले की सारी हाई क्लास औरतें मेरी तारीफ़ कर रही थी, केवल तेरी वजह से। सुनीता जी बहू को थैंक्स बोलकर चली जाती है। वहीं स्वरा फिर से कॉल पर लग जाती है। स्वरा की माँ बोलती है, तो क्या कह रही थी तेरी लालची सास? तभी स्वरा बोलती है, माँ इनकी हाई क्लास फ्रेंड्स मेरी दी हुई साड़ी की बहुत तारीफ़ कर रही थी। दोनों माँ बेटी फ़ोन पर हंसने लगती हैं। साड़ी नौकरानी को देने के लिए रखी थी, वही उठा कर दे दिया तुझे सास को देने के लिए। बेटा, ये गरीब लोग कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को, बस इनकी लालच पूरी होनी चाहिए। सही कह रही हो माँ। फिर स्वरा अपनी माँ से यहाँ वहाँ की ढेर सारी चुगली बतलाती है। वहीं बड़ी बहू प्रज्ञा सारा दिन घर का काम करती और दोपहर में फ्री टाइम में लोगों के कपड़े सिलती, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेती थी ताकि ससुराल के लिए कुछ खरीद सके, तीज त्यौहार में उन्हें खुश कर सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। स्वरा सुबह देर से उठती और सारा दिन फ़ोन पर बस यहाँ वहाँ लगी रहती थी। वहीं प्रज्ञा सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती थी, जी हजूरी करती रहती थी। तभी दादी बोलती है, प्रज्ञा बहू थोड़ा आराम कर लिया करो, सारा दिन बस आपकी खातिरदारी में लगी रहती है। नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वहीं सुनीता और उसकी स्वरा बहू सोफे पर बैठकर टीवी में सीरियल देखते हुए अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। यह देखकर दादी सास का खून जल जाता है। हाँ हाँ, बस चटकारे लगाकर मेरी बड़ी बहू की मेहनत पर मज़े ले लो तुम दोनों। जिस दिन दोनों सास बहू को काम करना पड़ेगा उस दिन समझ आएगा। काम की क्या बात है, स्वरा के घर से तो हर सुख सुविधा का सामान आया है। प्रज्ञा को हर काम तो मशीन से ही करना है, कौन सा हाथ से करना है। तभी स्वरा बोलती है, सही कहा मम्मी जी ने, और बस बटन ही तो दबानी है। चलिए मम्मी जी, मैं आपको रेस्टोरेंट वाली कॉफ़ी पिलाती हूँ, ये तो घर की कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दोनों सास बहू बाहर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। स्वरा आए दिन सस्ती चीज़ों को सास को ब्रांडेड बताकर चिपका देती थी और सास उसी में खुश हो जाती थी। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहे थे। माँ, बुआ का फ़ोन आया था, उनकी बहू निकिता की गोद भराई है, सह परिवार बुलाया है बुआ ने। अच्छा, फिर तो जाना ही पड़ेगा। ससुर जी बोलते हैं, मेरी बहन के यहाँ गोद भराई है, चलो मैं भी चलूँगा। तभी प्रज्ञा बोलती है, मम्मी जी मैं चलूँ आपके साथ? तो सुनीता बोलती है, अगर तू चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? रहने दे, कोई नहीं जाएगा, मैं और तुम्हारे ससुर जी चले जाएंगे। वहीं अजी माँ बुआ के यहाँ जा रही हैं, उनके पास अच्छी साड़ियाँ तो रहनी चाहिए। पता है ना बुआ लोग कितने मॉडर्न हैं। तुम सही कह रही हो, यह लो कुछ पैसे और माँ के लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आना। तभी प्रज्ञा बाजार जाती है और उन पैसों से साड़ी खरीद करके ले आती है। सास के लिए बढ़िया सी साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर
लाती है। वहीं स्वरा बहू सास के लिए महंगी ब्राइडल साड़ी और ज्वेलरी लेकर आती है। माँ जी, आप बुआ के यहाँ जा रही हो ना, तो यह अच्छी सी साड़ी और मेकअप का सामान लाई हूँ मैं। वहीं सुनीता जी हमेशा की तरह प्रज्ञा की लाई हुई साड़ी रिजेक्ट कर देती हैं और छोटी बहू की साड़ी को बोलती हैं, मैं यह साड़ी पहन करके जाऊंगी। अब तो मैं बुआ के यहाँ गोद भराई में यही पहनूंगी। और प्रज्ञा, तेरी लाई साड़ी भी ठीक ही है, इसे मैं दीदी के यहाँ जाते वक्त पहन लूँगी। प्रज्ञा को यह सुनकर अच्छा लगता है कि कम से कम माँ जी ने साड़ी पहनने से इनकार तो नहीं किया। सुनीता जी पति के साथ नंद के घर उनकी बहू की गोद भराई के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ सास ऑल टाइम बस स्वरा की दिलाई साड़ी का बखान करती रहती है। देख रही हो दीदी, मेरी स्वरा बहू ने दिलाई है यह साड़ी। हाँ, कितनी सुंदर है ना भाभी। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन जो सुबह में आप साड़ी प्रज्ञा की दी हुई पहनी थी वो साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर थी। और बार बार स्वरा का बखान करना बंद करो भाभी, ऐसा लग रहा है कि मंगल बाजार की साड़ी पहनी हो। नंद की बात सुनकर सुनीता जी का माथा ठनक जाता है, लेकिन क्या मजाल के नंद के आगे कुछ कह पाती। सुनीता तुरंत कमरे में जाकर प्रज्ञा की दी दूसरी साड़ी पहन कर आती है। मामी जी, अब तो आप एकदम हीरोइन लग रही हो, सारी महफिल फेल है आपके सामने। निकिता की बात सुनकर सभी हंसी ठठोली करने लगते हैं, लेकिन वाकई प्रज्ञा की दिलाई साड़ी स्वरा की ब्राइडल साड़ी से ज़्यादा सुंदर थी। वही स्वरा अपने मायके में है। वाह मम्मी, आपकी तो बात ही निराली है, आपने मेरा खर्चा होने से बचा लिया। ये सही है, घर के जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उसे ड्राई क्लीन करा कर मेरी सास को चिपका दो। इन्हें तो पता ही नहीं चलता है कि वो कैसी साड़ी है, कैसा कपड़ा है। कभी जिसने जन्म से ब्राइडल कपड़े नहीं देखे हैं तो उन्हें क्या पता चलेगा। कभी मेरे कोट पैंट भी अपने ससुर को ले जाकर दे दे बेटा, खुश हो जाएंगे वो। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब वही सोच रही हूँ मैं। देखो प्रज्ञा इतनी करती है फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है उस घर में। और फिर धीरे धीरे समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन सस्ते कपड़े या फिर अपनी माँ की पुरानी साड़ी सुनीता जी को ब्रांडेड बताकर गिफ्ट करती है। वहीं सुनीता बहू के प्यार में अंधी, कभी समझ ही नहीं पाती और प्रज्ञा का किया सब याद नहीं रहता। एक दिन सभी एक रिश्तेदार की शादी में जाते हैं। चाची, क्या बात है, बड़ी चमक रही हो आज। अरे मानवी भाभी, यह तो मेरी बीवी का कमाल है, मम्मी को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखती है। वो तो दिख रहा है, चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। फैशनेबल ज्वेलरी और साड़ी में तो बहुत बढ़िया लग रही है चाची, लेकिन छोटी बहू ज़्यादा चमक रही है। क्या बात है। खुद के आगे बहू की तारीफ सुनकर थोड़ी देर के लिए सास का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर वह ध्यान नहीं देती है और पूरे फंक्शन में बस अपनी बहू स्वरा की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती है। अरे देख रही हो स्वरा, माँ तुम्हें कितने मानती है, बस ऐसे ही माँ की फेवरेट बनी रहना तुम। आप बेफिक्र रहिए, मैं उनकी हमेशा फेवरेट रहूँगी। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहे थे और फिर राधे श्याम जी की शादी की सालगिरह आ रही थी। तभी दोनों लोग एक दिन किसी कीर्तन में गए थे और उनकी बेटी किरण चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बड़े भैया भाभी, छोटी भाभी भैया, दादी, कहाँ हो सब लोग, इधर आओ जल्दी से। तभी उनका भाई बोलता है कि अरे क्या हो गया, तू इतनी चिल्ला क्यों रही है। भैया आपको कुछ याद है, मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ रहा है। तभी बड़ी बहू बोलती है, हाँ मुझे तो याद था पहले से। तो दादी बोलती है कि हाँ बेटा, तू तो सब कुछ याद रखती है। तब पर प्रज्ञा बोलती है, और मैंने तो सोच लिया है क्या करना है, बस सही सोच रही थी कि माँ पापा कब बाहर जाएं तो हम इसके बारे में डिस्कस करें। तभी स्वरा बोलती है, वैसे भी तुम याद करके ही क्या कर सकती थी, ना भूलती तब भी क्या कर लेती। हमेशा तो सब कुछ मैं ही स्पेशल करती हूँ, और देखना इस बार भी मैं माँ जी को खुश कर दूँगी। सभी एक साथ मीटिंग करके एनिवर्सरी की प्लानिंग करते हैं, जहाँ खाना पीना संभालने की जिम्मेदारी प्रज्ञा पर आती है और सारा डेकोरेशन भी उसे ही करना होता है। सबके जाने के बाद दादी बोलती है, इस घर में सब आलसी हैं, देखा सारा काम फिर से तेरे ऊपर सौंप दिया गया है। कोई बात नहीं दादी, मैं सब कर लूँगी, डोंट वरी। प्रज्ञा बोलकर सास की एनिवर्सरी की तैयारी करने लगती है। वहीं अब उसे यह भी चिंता थी कि सासू माँ एनिवर्सरी की दिन कौन सी ड्रेस पहनेंगी। अपने पति से बोलती है, अब कौन सा पहाड़ टूट गया कि फिर से चिंतित हो गई तुम। मैं जब भी माँ को कोई साड़ी देती हूँ
वो देखती ही नहीं है, हमेशा स्वरा का बखान करती हैं। अगर इस बार भी स्वरा की लाई ड्रेस माँ ने पहनी तो सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इस बार माँ के लिए एक बढ़िया सी गाउन लाऊं। तुम जानती हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और फिर भी हर महीने माँ को 2 साड़ी तो खरीद कर देती ही हो तुम। अब इतना महंगा गाउन कहाँ से खरीदेंगे बताओ। खरीदनी नहीं है, मैं इसे सिल कर बनाऊंगी। थोड़े पैसे दे दो, बाकी मैं देख लूँगी। नवीन प्रज्ञा को 5,000 रुपये देता है। वहीं प्रज्ञा ने सिलाई करके 15,000 तक बचाए थे, जिससे वह ससुर जी की एनिवर्सरी ड्रेस तैयार करने के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाती है और बढ़िया बढ़िया लेस गोटे और नग लाती है। वहीं बचे पैसे से प्रज्ञा एनिवर्सरी के लिए डेकोरेशन का सामान खरीदती है। अभी एनिवर्सरी में समय था। प्रज्ञा सुबह 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती है और दोपहर में जो समय मिलता उस समय प्रज्ञा सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। बाजार से लाए हुए ब्रांडेड कपड़े को कट करके उसमें नेट लगाकर पूरे गाउन को डेकोरेट करती है और फिर गाउन तैयार हो जाता है। प्रज्ञा अपने पास बचे हुए कुछ पैसों से ससुर जी के लिए एक बढ़िया सा कोट पैंट खरीदती है और एक सुंदर सा चांदी का ब्रश लेती है। भाभी कितनी मेहनत कर रही हो आप पापा मम्मी की एनिवर्सरी के लिए। और स्वरा भाभी तो बस टीवी के सामने बैठकर अंगूर खा रही हैं। ऐसा नहीं कहते, छुटकी भाभी है ना वो। भाभी घर में सभी प्रज्ञा को बहुत पसंद करते थे, केवल देवरानी और सास को छोड़कर। कितना भी जी तोड़ दिन रात जाग कर मेहनत कर लो जेठानी जी, आपके सिले हुए गाउन को कोई नहीं पूछेगा। माँ जी तो मेरा लाया कपड़ा ही पहनेंगी। फिर एनिवर्सरी के दिन प्रज्ञा अपने पति से बोलती है, पति देव 5,000 दो ना। इतने सारे पैसे क्या करोगी मेरी जान। मम्मी जी पापा जी के लिए बढ़िया सा गाउन और सूट लेना है एनिवर्सरी पर पहनने के लिए। अरे कभी पति की भी इतनी सेवा कर लिया करो बीबी साहब। यह लो पैसे। शुभम से 5,000 रुपये लेकर स्वरा मार्केट के लिए निकल जाती है। कार चलाते हुए स्वरा सोचने लगती है कि क्या खरीदा जाए बुढ़ा बुढ़ी के लिए। इतने सारे पैसों के कपड़े खरीद नहीं होगा। अरे इनका कपड़ा तो बस 4-5 हज़ार रुपये में मैं खरीद लूँगी। मैं अभी माँ से बात करती हूँ और 4,000 रुपये में ड्राई क्लीन करा करके इन्हें मैं वो गिफ्ट दे दूँगी। और फिर वह किसी दुकान पर जा करके एक पुरानी सी गाउन खरीद लेती है और पापा के लिए एक कोट पैंट खरीदती है और फिर वह उसे ड्राई क्लीन करा लेती है और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदती है और बोलती है कि मैं तो कल यही पहनूंगी। सास ससुर के लिए पुराना सा गाउन और कोट पैंट खरीद लेती है, जैसे कि वो कितने पुराने हैं। प्रेस करवा देती है, नया जैसा हो जाएगा। फिर स्वरा उन कपड़ों को ड्राई क्लीन और प्रेस करवा के सभ्य साची के बॉक्स में पैक कर देती है। वहीं कपड़े ले जाकर सास ससुर को गिफ्ट देती है। माँ जी पापा जी देखिए, आपके लिए मैंने एनिवर्सरी के लिए खास सब साची से कपड़े डिजाइन करवाए हैं, आप दोनों कल यही पहनिएगा। अरे बहू रानी तू कितनी हम लोगों की ध्यान देती है, मैं पक्का इसी को पहनूंगी। तभी ससुर जी बोलते हैं, बुरा मत मानना बहू, लेकिन यह कपड़े पुराने लग रहे हैं। आप भी तो पुराने हो गए हो, आपको तो ब्रांड की नॉलेज ही नहीं है। सुनीता जी राधे श्याम जी को डांट कर उन्हीं चुप करा देती हैं। घर में एनिवर्सरी की तैयारी जोर शोर से चलने लगती है। एक रात पहले जागकर प्रज्ञा ढेर सारी मिठाइयाँ बनाती है और पूरा घर सुबह 5 बजे से ही ताज़े फूलों से सजाना शुरू कर देती है। कीर्ति और नवीन भी उसकी मदद करते हैं। घर सजाने के बाद प्रज्ञा रसोई में खाना बनाने लग जाती है और हर काम से फ्री होकर सास के पास जाती है। माँ जी और पापा जी, बस 2 घंटे ही रह गए हैं एनिवर्सरी पार्टी में। मैं आपके और पापा जी के लिए एनिवर्सरी ड्रेस लाई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप यही पहनोगे। यह तुम्हारा बेकार सा गाउन मैं क्यों पहनूंगी, भला मेरी छोटी बहू सबसे अच्छा गाउन देकर गई है, मैं उसे ही पहनूंगी। सुनीता जी बहू के लाए कपड़े देखती भी नहीं है। वहीं ससुर जी, बहू यह कपड़े मुझे दो, तेरी सास पहने या ना पहने मैं ज़रूर पहनूंगा। बहुत सुंदर है यह कोट पैंट। थैंक यू पापा जी। स्वरा के कपड़े को ससुर जी नहीं पहनते हैं। इसके बाद सभी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी मेहमान आ जाते हैं, एनिवर्सरी के लिए तैयार होने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और सभी सेब्रिसी सुनीता को राधे श्याम जी को इंतज़ार करने लगते हैं। भाई साहब की एनिवर्सरी का इंतज़ाम तो बहुत बढ़िया हुआ है, अब शाम की रौनक के आने का इंतज़ार हो रहा है। अचानक से पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और एक फोकस लाइट जलती है। सुनीता जी एक लाइट कलर के हैवी से गाउन में राधे श्याम जी के
हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से उतर रही थी। यह नज़ारा देखकर मेहमान बहुत ज़्यादा हैरान थे। सुनीता चाची ने ये क्या पहन लिया है, जिसका पुराना गाउन भाड़े से लाई हो ऐसा लग रहा है। और ये छोटी बहू को देखो, ऐसे कपड़े पहना है, लग रहा है इसी की एनिवर्सरी है। ये आजकल की लड़कियां भी सास ससुर के स्पेशल डे को स्पाइल करके खुद बनी बैठी रहती हैं। यही नहीं कि एक अच्छा सा गाउन उन पर दिला दें। दादी, और कुछ नहीं मिला पहनने को? सारे रिश्तेदार के सामने खुद का मजाक बना रही हो। जीजा जी को देखो, कितने हैंडसम लग रहे हैं चमकदार ब्लैक सूट में, और आप यह फीके गाउन में बंदरिया लग रही हो। सभी मेहमान सुनीता पर हंसने लगते हैं। तुम लोगों को सच में ब्रांड की नॉलेज नहीं है। सुनीता बोलती है, यह गाउन मेरी स्वरा बहू ने सब साची से डिजाइन करवाया है। अभी पार्टी में एक लड़का बोलता है, अरे ताई जी, यह ड्रेस तो ड्राई क्लीन की दुकान से आया है। उन्होंने यह गाउन वहीं से ड्राई क्लीन करवाया है। और यही क्या, आए दिन कोई ना कोई साड़ी लेकर आती हैं और ड्राई क्लीनर को कहती हैं कि नई जैसी कर दो, किसी को शक ना हो पुरानी है। स्वरा की हरकत सुनकर सुनीता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और फिर देख लिया छोटी बहू के कारनामे। ससुर जी बोलते हैं, आंखों से पट्टी हटी। दादी बोलती है, पता चलता है कि कौन बहू ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारे लिए एफर्ट लेती है। यह हमेशा तुम्हें अपनी माँ के उतारे हुए और चुने हुए कपड़े बनाकर टैग लगाकर चिपका देती थी। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम खुश हो बस। लेकिन बहू, आज घर की इज्जत गई है, हद पार हो गई है। स्वरा, तूने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बहू, मैंने हमेशा प्रज्ञा के आगे तुझे रखा और बदले में यह सिला दिया तूने मेरा। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। और फिर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। जाकर प्रज्ञा का दिया हुआ गाउन देखती है, जो वही बहुत ही सुंदर और शाइनी कर रहा था। जिसके बाद सुनीता जी उस गाउन को पहनकर आती है। लॉन्ग टेल बाल गाउन से सीढ़ियाँ से उतरते हुए अब 50 साल की बुढ़िया सुनीता जी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सभी उन्हें देखने लगते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। सभी तालियां बजाने लगते हैं। वाह, यह कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्रज्ञा ने इसे बनाया है। अब पूरे हॉल में सास के चर्चे हो जाते हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही है। जिसके बाद प्रज्ञा 5 लेयर का बड़ा सा केक लेकर आती है, जिस पर ससुर जी की फ़ोटो छपी थी और हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ होता है। सुनीता और राधेश्याम जी केक काट करके अपनी 50वां शादी का सालगिरह मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। प्रज्ञा बहू, मुझे माफ़ कर देना, तूने हमेशा मुझे इतना माना, कुछ भी तुमने नहीं मुझे बोला, लेकिन मैं हमेशा छोटी बहू के दिखावे में पागल थी। कोई बात नहीं माँ जी, और मैं आपसे गुस्सा ही नहीं हूँ तो माफ़ी किस बात की। सुनीता जी प्रज्ञा को गले से लगा लेती हैं और अब दोनों बहुओं को एक आंख से देखती हैं। अब स्वरा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सास से माफ़ी मांगती है और हमेशा के लिए सुधर जाती है और प्रज्ञा के साथ अब घर के कामों में हाथ भी बटाती है। देख लिया ना सुनीता बहू, मार्न बहू का नतीजा। अब कभी मेरी प्रज्ञा बहू को आँख ना दिखाना और ना ही उसे कुछ गलत भला बुरा बोलना। सब हंसने लगते हैं दादी की बात सुन करके। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?